हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज के हमारी क्लास का टॉपिक है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स, यानी कि गांधी एरा के बारे में पढ़ेंगे और उनके कुछ अर्ली मूवमेंट्स थे उनको भी डिटेल से एनालाइज करेंगे। ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। जो पेपर 2 है हमारा सोशल साइंस, उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और पेपर 1 में जीएस की बात करें तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ये जो टॉपिक है ये दोनों पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे अराइवल इन इंडिया 1915, यानी कि गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मास मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी कि गांधी जी के मास लेवल पर कौन कौन से मूवमेंट्स थे उनको देखेंगे। बिगनिंग ऑफ सत्याग्रह और फाउंडेशन ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये क्लास इंपॉर्टेंट होगी सीटेट, DSSB, TGT, PGT, KVS और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हम सेम फॉर्मेट में चलेंगे, पहले अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि जो ये टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। नोट्स को कवर करने के बाद हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद 30 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे एक्स्ट्रा आपको इस टॉपिक पर करने की कोई नीड नहीं है, फिर चाहे आप TTPSP का एग्जाम दो या फिर यूपीएससी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स। Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। His primary education took place at राजकोट। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी was married with कस्तूरबा गांधी एट द एज ऑफ 13, यानी कि जब महात्मा गांधी 13 साल के थे जब उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा गांधी से। He took training as barrister from the Inner Temple, लंदन। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली थी बैरिस्टर की, कहाँ से, द इनर टेम्पल से, और ये कहाँ था, लंदन में। करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ वैनकर एंड राजकोट। दीवान क्या है, एक पोस्ट है, यानी कि गांधी जी दीवान थे वैनकर और राजकोट के। ही इज ऑल्सो नोन एज काबा गांधी। गांधी इन 1894 फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी ने 1894 में फाउंड किया नेटल इंडियन कांग्रेस, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। Next, he along with his colleagues established Tolstoy farm and started living there. गांधी जी ने अपने कलीग्स के साथ में स्टैब्लिश किया टॉल्स्टॉय फार्म और वहां पर रहना स्टार्ट किया। He started a newspaper there named Indian Opinion, यानी कि वहां पर उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। और वो किस किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी और तमिल में। नेक्स्ट, ही established एन आश्रम एट फोनिक्स। उन्होंने एक आश्रम भी स्टैब्लिश किया, कहाँ पर, फोनिक्स में। और ये फोनिक्स कहाँ था, डरबन, साउथ अफ्रीका में, इन 1904 में। ही वॉज रीओपन on 27 फरवरी 2000 और वो दोबारा से स्टार्ट हुआ 27 फरवरी 2000 में। फोनिक्स आश्रम was the first आश्रम established by गांधी जी। अब देखो मैक्सिमम बच्चों को क्या लर्न होगा कि गांधी जी ने क्या स्टैब्लिश किया था, कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम। इसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं, बट उनका जो फर्स्ट आश्रम था
वो था फोनिक्स। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न करना है कि गांधी जी ने फर्स्ट आश्रम कौन सा स्टैब्लिश किया था। वो था फोनिक्स आश्रम, और ये कहाँ पर है? डरबन, साउथ अफ्रीका में। In his thoughts, Gandhiji emphasized more on practical idealism than idealism, यानी कि उनकी वो किस पर ज्यादा जोर देते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिज्म पर। Like Marx, he also believed in the removal of state. वो भी मार्क्स की तरह किस पर बिलीव करते हैं? रिमूवल ऑफ स्टेट पर, यानी कि स्टेट के हाथों में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। And had no problem on being called as philosophical anarchist. Truth and non-violence were the two principles of राम राज्य of गांधी, यानी कि राम राज्य गांधी के दो प्रिंसिपल हैं, ट्रूथ और नॉन वायलेंस। He made these two as the base of modern society of his dream. He was a true socialist. वो एक सच्चे सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी थे। He took care of both private and social interest. He wanted to bring functionality to the noble ideals of social justice. Gandhiji himself said to Louis Fisher, "I am a true socialist and the aim of my socialism is progress for all." गांधी जी ने लुइस फिशर से कहा था कि मैं ट्रू सोशलिस्ट हूँ और मेरी सोशलिज्म का एम है प्रोग्रेस ऑफ ऑल, यानी कि सभी की प्रोग्रेस। नेक्स्ट, Socialism of Gandhiji has some glimpse of Marxism. Gandhiji gave extraordinary importance to laborers, यानी कि गांधी जी मेन फोकस या फिर सबसे इम्पोर्टेंट किसको मानते थे? फिजिकल लेबर्स को। He wanted to bring in action the principle that everyone is given work according to their capacity and everyone to be paid remuneration according to their needs। यानी कि गांधी जी का मानना था कि उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए और जैसे उनकी नीड्स है उस अकॉर्डिंग उनको पे किया जाए। गांधी जी said, I am trying to solve that problem which is being faced by scientific socialism। गांधी जी ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की which is being faced by scientific socialism। Gandhiji is called as individualist and Marxist among the socialists. Strike was the last option in the सत्याग्रह strategy। उनका मानना था कि जो स्ट्राइक है वो लास्ट ऑप्शन है हमारा सत्याग्रह स्ट्रेटजी में। Whereas fasting was his first weapon। और जो हमारी भूख हड़ताल है या फिर जो हमारा फास्टिंग है वो हमारा फर्स्ट वेपन है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह वॉज अग्निबाण। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो उनका सत्याग्रह था उसको वो अग्निबाण की तरह मानते थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सत्याग्रह ऑफ गांधी जी was to change the heart of enemy according to the demand of protester instead of defeating the enemy। यानी कि गांधी जी का मानना था कि जो सत्याग्रह है उसका मेन ऑब्जेक्ट है जो हमारे दुश्मन है यानी कि ब्रिटिशर्स हैं उनका हार्ट चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रोटेस्टर इंस्टेड ऑफ डिफीटिंग द एनिमी। दिस वाज टू बी डन बाय द सफरिंग दैट सत्याग्रही टुक अपॉन हिमसेल्फ। नेक्स्ट, Gandhiji termed self-control as the best solution for family planning। Mahatma Gandhi used to say that means and ends are two sides of a coin। यानी कि सिक्के के दो पहलू हैं, मीन्स एंड एंड्स यानी कि साधन और साध्य। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम अलग नहीं कर सकते। इमोरल मीन्स
कैन नॉट बी यूज्ड टू अचीव मोरल एंड्स, यानी कि अनैतिक से हम नैतिकता को नहीं पा सकते। If used, they will violate the end itself. Wrong means never take us to right ends, यानी कि अगर जो हमारा गलत साधन होगा वो हमें राइट एंड तक नहीं पहुंचा सकता। महात्मा गांधी was convinced that if we take care of our means, the end will be taken care of itself. In 1893, at the age of 24, Gandhiji went to Durban, South Africa, to fight a case of Gujarati trader Dada Abdullah, यानी कि 1893 में जब गांधी जी 24 साल के थे, वो डरबन साउथ अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? टू फाइट अ केस, एक केस लड़ने गए थे। किसका? एक गुजराती ट्रेडर था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। He stayed in Africa for 21 years and returned to India in 1915. वो कितने साल रहे साउथ अफ्रीका में? 21 साल रहे थे। और वो इंडिया कब आए थे? 1915 में आए थे। Important point. Public welcomed him with enthusiasm. His struggle and victories in South Africa made him popular here too. जब भारत में आए महात्मा गांधी तो उनका स्वागत किया गया। उनके स्ट्रगल और उनकी जो विक्ट्रीज थी उन सभी के लिए उनको उनका स्वागत हुआ और इसी की वजह से वो इंडिया में भी फेमस हुए, पॉपुलर हुए। After coming to India, he met गोपाल कृष्ण गोखले। भारत आने के बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। He was his political mentor. ये इनके क्या थे? पॉलिटिकल मेंटर थे। गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम participated in a Congress session at Calcutta 1901. 1901 में गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस सेशन का, जो कि हुआ था कलकत्ता में। इन दिस सेशन resolution of Gandhi ji on Africa was passed. This session was chaired by Dinsha Wacha. During his stay in South Africa, Gandhiji came to India in 1901 and established his office of law at Bombay. वो 1901 में भारत आए, उन्होंने स्टैब्लिश किया ऑफिस ऑफ लॉ कहाँ पर? बॉम्बे में। गांधीजी in 1915 established सत्याग्रह आश्रम in अहमदाबाद। गांधी जी जब 1915 में भारत आए, उन्होंने स्टैब्लिश किया सत्याग्रह आश्रम कहाँ पर? अहमदाबाद में। The ashram was moved to the banks of Sabarmati River on 17 June 1917, यानी कि 2 साल बाद उन्होंने अपने आश्रम को शिफ्ट कर लिया, मूव कर लिया कहाँ पर? बैंक ऑफ साबरमती रिवर पर। कब किया? 17 जून 1917 में। Considering various economic activities, Gandhiji believed active politics as an important tool for social upliftment and public welfare. गांधी जी बिलीव करते थे कि जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो इम्पोर्टेंट टूल है अपलिफ्टमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए। In the context, the decentralization of power was the most important struggle of Gandhiji. जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी कि जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण, वो इम्पोर्टेंट सजेशन था गांधी जी का। यानी कि जो पावर है वो एक के हाथों में नहीं होनी चाहिए, वो डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन था गांधी जी का। नेक्स्ट, with the decentralization of power, Gandhiji meant the power to Gram Panchayats to manage and administer their village. यानी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था, इसका मतलब था कि जो पावर है ग्राम पंचायत की टू मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेट देयर विलेज, उनको इतनी पावर देनी चाहिए कि वो अपने गांव को मैनेज कर सके, उसका जो प्रशासनिक कार्य है वो भी संभाल सके। The political system shown by Gandhiji was the inclusion of morality, religion, and humanity. But the complete ideal political system of Gandhiji had no place for state power. He founded the establishment of stateless society. इस पॉइंट को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। गांधी जी भी कार्ल मार्क्स की तरह स्टेट को नहीं चाहते थे, यानी कि
कि स्टेट के हाथ में ही सारी पावर हो। गांधी जी named the ongoing struggle in Africa as passive resistance। गांधी जी ने नेम दिया जो उनके ongoing struggles थे अफ्रीका में, उनको कहा as passive resistance, but later on he was replaced by सत्याग्रह। It was widely used in Indian struggle for independence, but both the terms were not the same for गांधी जी। यानी कि जो पैसिव रेजिस्टेंस था और जो सत्याग्रह था ये दोनों सेम टर्म नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिम जो पैसिव रेजिस्टेंस था इज अ पॉलिटिकल वेपन, वो एक पॉलिटिकल हथियार है, और वही जो सत्याग्रह है वो मोरल पावर है। During Indians' freedom struggle, Gandhiji in 1917 started Champaran Satyagrah at Bihar. This was the first successful सत्याग्रह in India. Important point आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कौन सा था? वो था चंपारण सत्याग्रह। कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। नेक्स्ट, Gandhiji linked the boycott of foreign clothes with nation respect. Boycott of foreign clothes by Gandhiji movement was effective as India was believed as a market for foreign manufactured goods। अब गांधी जी ने क्या किया? बाइकआउट करवाया जो फॉरेन के क्लोथ्स थे। उन्होंने जो अपने इंडियन क्लोथ्स थे उन पर फोकस किया, उनकी जो मार्केटिंग थी उन पर फोकस किया, और इनके जो क्लोथ थे उन पर क्या किया? बाइकआउट करवाया। With Gandhiji formula of boycott of foreign goods, the production and sale of Indian goods were promoted। यानी कि जो इंडियन के गुड्स थे, जो सामान थे उनको प्रमोट किया। गांधी जी रीड द बुक अनटू दिस लास्ट। गांधी जी ने एक बुक रीड की थी जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट, रिटन बाय जॉन रस्किन ड्यूरिंग हिज स्टे इन अफ्रीका। जब वो अफ्रीका में थे गांधी जी ने एक बुक रीड की जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट, और वो किसने लिखी थी? जॉन रस्किन ने। इसमें क्या था? गांधी जी रोट इन हिज बायोग्राफी दैट दिस बुक चेंज हिज लाइफ। जब गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी ना, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ये बुक है अनटू दिस लास्ट, गांधी जी की लाइफ थी वो चेंज कर दी थी। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द मैसेज ऑफ दिस बुक वॉज, इस बुक का मैसेज क्या है? द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ ऑल। यानी कि हाथी की अच्छाई सभी की अच्छाई में ही निहित है। यानी कि सबका कल्याण किसके साथ है? सभी की अच्छाई में। On this basis, Gandhiji retended his ideology of the welfare of all. Among the secular writers, Thoreau, Ruskin, and Tolstoy highly influenced the Gandhian ideology. Next, from Thoreau, he learned civil disobedience and benefits of टैक्स बैन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने क्या सीखा, थ्रोय से क्या सीखा, और रस्टिन से क्या सीखा। थ्रोय से क्या सीखा कि उन्होंने सीखा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और बेनिफिट ऑफ टैक्स बैन। रस्टिन टॉट हिम टू रिस्पेक्ट द फिजिकल लेबर। रस्टिन से उन्होंने क्या सीखा? फिजिकल लेबर के बारे में सीखा। रस्टिन की कौन सी बुक थी? वो बुक थी अनटू द लास्ट, जिससे गांधी जी की पूरी लाइफ चेंज हो गई थी, और इसी बुक के बारे में गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी में भी बताया है। गांधी जी वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय, रेन ऑफ गॉड इज विद इन यू। यानी कि भगवान का साम्राज्य तुम्हारे अंदर ही निहित है। एंड दिस बिकम द बेस ऑफ हिज नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन, और ये ही नींव बनी नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। Gandhiji worked very hard from the improvement in the conditions of untouchables in India। गांधी जी ने काफी हार्ड वर्क किया for the improvement in the conditions of untouchables in India। गांधी जी said, service of Harijan is the breath of my life without which I would not survive a minute। यानी कि गांधी जी ने कंपेयर किया है अपनी सांस को, ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, किसके साथ में? सर्विस ऑफ हरिजन के साथ में, कि अगर मैं हरिजन की सर्विस, जो हरिजन की सर्विस है वो मेरे लिए सांस लेने के बराबर है। अगर मैं उनकी सर्विस नहीं करूंगा तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा एक मिनट भी, और मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा।
चंपारण एंड खेड़ा वर फार्मर मूवमेंट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंपारण और खेड़ा कौन से मूवमेंट थे? फार्मर मूवमेंट थे। चंपारण जो कि हमने अभी देखा था 1917 में हुआ था बिहार में। अब खेड़ा के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चंपारण मूवमेंट इन बिहार was the first satyagraha of Gandhiji in India. In the beginning of 19th century, white owners of plantation made an agreement with the farmer to cultivate indigo on 3/20 part of their land. यानी कि 1900 सेंचुरी के शुरुआत में जो व्हाइट गोरे ओनर्स थे ऑफ प्लांटेशन, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया फार्मर्स के साथ में कि आप कल्टीवेट करोगे इंडिगो यानी कि नील की खेती को कितने पे? 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। दिस वॉज कॉल्ड एज तीन गठिया सिस्टम, और इसको किस नाम से भी जानते हैं? तीन गठिया सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, plantation owner increased tax rate and other illegal taxes so as to exploit farmer and make it impossible to get out of the contract. अब जो प्लांटेशन ओनर थे उन्होंने क्या किया? टैक्स रेट को भी इंक्रीज कर दिया और कुछ इलीगल टैक्सेस को भी ऐड कर दिया, जिससे जो फार्मर्स थे उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना। अगेन दिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द फार्मर्स, गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। To investigate the matter, the government constituted a committee and Gandhiji was also one of the members. अब जो ये फार्मर्स थे इनके साथ में जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था, इसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट को स्टार्ट किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी बनवाई, गांधी जी को भी एज ए मेंबर ऐड किया गया। प्लांटेशन वर्कर्स एग्रीड टू रिटर्न द 25% ऑफ illegally collected money. In this way, the first सत्याग्रह of Gandhiji was successful. इस अकॉर्डिंग जो उनका फर्स्ट सत्याग्रह था वो सक्सेसफुल रहा। पंडित राजकुमार शुक्ला persuaded Gandhiji to look into the matter of the exploitation of farmer in चंपारण। चंपारण में जो फार्मर्स के साथ में एक्सप्लोइटेशन हो रहा था उस पर नजर डालने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार में। The people that accompanied Gandhiji to चंपारण for investigation included, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो कमेटी बनी थी, उसमें गांधी जी के साथ साथ कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रू, डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह थे और राज किशोर प्रसाद भी थे और कुछ अदर मेंबर्स भी थे। आपका DSSB में लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि जो चंपारण मूवमेंट था उसमें राजकुमार शुक्ला के अलावा और कौन कौन से पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वाली कमेटी में या फिर इस वाले मूवमेंट में। सो आपको इनके नेम भी लर्न करने हैं। ये DSSB का TGT का PYQ है, सोशल साइंस का। सो आप देख सकते हो कि जो आपका आयोग है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पुट आउट कर रहा है। सो आपको भी इनको लर्न करते हुए चलना है। नेक्स्ट, N.G. Ranga opposed Gandhiji's support to Champaran movement, whereas Rabindranath Tagore gave him the title of Mahatma during this movement. Again, important point, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें टाइटल दिया था महात्मा का ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। कौन से मूवमेंट के दौरान दी? तो वो था चंपारण मूवमेंट के दौरान। After Champaran movement, the next experiment of Gandhiji was the dispute between cotton mill owners and laborers of Ahmedabad on the issue of plague bonus. अब चंपारण मूवमेंट के बाद में उनका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो था डिस्प्यूट बिटवीन, जो उनके लड़ाई झगड़े थे कॉटन मिल ओनर के और लेबर्स के बीच में। कहाँ पर थे? अहमदाबाद में। इशू क्या था उनका? प्लेग बोनस का इशू था। Gandhiji convinced workers and owners to hand over this issue to a tribunal, यानी कि अधिकरण। To encourage and motivate the laborers, he himself set on fasting. This protest showed some result, and the owner handed over all this matter to the tribunal. Later on, tribunal pronounced a 30% compensation in 1918. अब देखो जो ये मिल स्ट्राइक वाला था
कि इसमें क्या हुआ था, एक डिस्प्यूट चल रहा था लेबर के और ओनर के बीच में। उसमें जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इनकी हेल्प की, उन्होंने फास्ट रखा, भूख हड़ताल की, और उसके चलते जो अधिकरण आया उसने क्या बोला कि उनको 35% क्या मिलेगा, कंपनसेशन यानी कि मुआवजा मिलेगा। सो यहाँ पर भी उनकी जीत हुई, ये उनका सेकंड सक्सेसफुल मूवमेंट था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे खेड़ा मूवमेंट की। ये कब हुआ, 1918 में हुआ। इसमें क्या हुआ, चलिए देखते हैं। in 1918 at Kheda, after the failure of crops, the government did not give any concession in revenue, nor did they stop the collection of land revenue। यानी कि जो खेड़ा एक जगह का नाम है, वहां पर क्या हुआ कि जो क्रॉप थी ना वो अच्छी नहीं हुई, इनकी क्रॉप हुई नहीं वहां पर। लेकिन जो गवर्नमेंट थी ना उन्होंने ना तो किसानों को कोई कंसेशन दिया, उसके बावजूद भी जो उनका रिवेन्यू था ना लैंड का, वो भी लेने से मना नहीं किया, वो भी रिवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है, उनको कोई कंसेशन भी नहीं दिया। अब जो फार्मर्स हैं वो उनको रिवेन्यू कहाँ से देंगे, अपने क्रॉप में से तो देंगे, और वो अब की बार अच्छी नहीं हुई, तो इसके चलते ये खेड़ा मूवमेंट हुआ। अब क्या होता है, ऑन दिस मैटर गांधी जी कंसिस्ट अ सत्याग्रह इन फेवर ऑफ फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स के फेवर में उन्होंने अब सत्याग्रह चलाया। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ नेशन, यानी कि आप सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा, तो ये पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। कब पुकारा, इन जुलाई 1944 स्पीकिंग ऑन आजाद हिंद रेडियो, सुभाष चंद्र बोस एड्रेस्ड गांधी जी एंड सेड, यानी कि जुलाई 1944 में जब सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, बोलते हैं, एक स्पीच देते हैं आजाद हिंद रेडियो में, तब क्या कहते हैं वो गांधी जी के लिए, द फाइनल बैटल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस हैड स्टार्टेड, यानी कि जो आखिरी बैटल है, जो आखिरी जंग है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, वो स्टार्ट हो गई थी। फादर ऑफ नेशन, वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस इन दिस एक्सपीडिशन, यानी कि इस चढ़ाई पर हमें आपकी, जो फादर ऑफ नेशन है, हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और गुड विशेस चाहिए। प्यारेलाल नायर was the secretary of गांधी जी during नोवा काली इंसिडेंस, यानी कि जो नोवा काली इंसिडेंस था उस टाइम पर गांधी जी के सेक्रेटरी थे वो थे प्यारेलाल। His sister Sushila Nair was the personal doctor of Gandhiji. Pyarelal played an important role in Gandhiji Dandi March. अब सेकंड पर्सन की बात आती है, जमनालाल बजाज। ये कौन थे, क्लॉथ ट्रेडर थे, बैंकर थे, कांग्रेस सोशल वर्कर थे, was a close associate of Mahatma Gandhi. Jamnalal Bajaj was born at Jaipur. In 1889 he was adopted by a rich trader of Wardha, यानी कि जमुना लाल थे ना उनका जन्म जयपुर में हुआ था, बट 1889 में उनको अडॉप्ट कर लिया गया एक रिच ट्रेडर के द्वारा। He got in touch with Gandhiji in 1915 and remained his follower for life. वो गांधी जी के टच में 1915 में आए और वो लाइफ टाइम तक इनके फॉलोवर बन गए। He took part in the Indian National Congress at the age of 30, यानी कि जब वो 30 साल के थे तब उन्होंने क्या किया, he took part in the INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में। नेक्स्ट, he renounced the title of Rai Bahadur, protesting the policies of British toward India. He was treasurer यानी कि खजांची of Congress and founder of गांधी सेवा संघ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी सेवा संघ के फाउंडर कौन है, सो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर ऑप्शन में गांधी होगा तो क्या पता वो गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर नेहरू जी अगर ऑप्शन में होगा तो बच्चे उन्हें ज्यादा टिक करेंगे, बट आपको लर्न करना है कि इसके फाउंडर कौन थे, जमनालाल बजाज। He took a deep interest in village industry and handloom clothes. He did valuable work as the president of Welcome Committee in the Nagpur session of Congress. He was jailed in 1923 for taking part in flag satyagrah and again in 1930 during civil disobedience movement. अब जो बजाज जी थे उनको क्या हुआ, जेल में भी डाला गया 1923 में, किस रीजन से, जो उनका फ्लैग सत्याग्रह था उस वाले रीजन से, और उनको फिर 1930 में फिर से जेल में डाला गया। अब की बार क्या रीजन था, उन्होंने जो पार्टिसिपेशन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब बात करते हैं चार्ल्स एंड्रीज की या फिर
दीनबंधु एंडिंस्की, इनका ये दूसरा नाम है। Was a professor of St. Stephen College, Delhi. He was deeply attached with Indian and wanted to be an Indian in all form. अब ये डीपली अटैच थे इंडियंस से और ये चाहते थे कि मैं सभी तरह से इंडियन बन जाऊं, यानी कि सभी तरह से एक इंडियन पर्सन की तरह रहूं। He had strong relation with Rabindranath Tagore, गोपाल कृष्ण गोखले एंड महात्मा गांधी। वो उनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन था और इनसे क्लोज भी थे वे। किन किन से? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जी से। कौन? चार्ल्स एंड्रूज। नेक्स्ट, ही स्टेड टू एट फोनिक्स आश्रम विद गांधी जी। वो गांधी जी के साथ में फोनिक्स आश्रम में भी रहे थे। अब मुझे कमेंट में आप बताना कि जो फोनिक आश्रम था ये कहाँ पर था और क्या ये गांधी जी का फर्स्ट आश्रम था? Gandhiji, after seeing him completely devoted to what upliftment poor, gave him the title of दीन बंधु। अब जो दीन बंधु था ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका ये सेकंड नेम है। तो सेकंड नेम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? जब उनको पूरी तरीके से देखा था ये कंप्लीटली डिवोटेड है किसके लिए? अपलिफ्टमेंट फॉर पुअर्स के लिए। इसको देखते हुए इनको टाइटल दिया दीन बंधु का। Andrews was the president of All Indian Trade Union in 1925 and 1927. He accompanied Gandhiji when he went to London to took part in Round Table Conference. Gandhiji was not a member of Congress during Indian independence. गांधी जी मेंबर नहीं थे कांग्रेस के जब क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। In the year 1934, he resigned from Congress. इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कांग्रेस से कब रिजाइन दिया। 1934 में उन्होंने रिजाइन दे दिया था। और स्टेटमेंट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो क्या गांधी जी उसके मेंबर थे? तो नहीं थे। Afterward, he never became a member of Congress officially, but his ideology played a very significant role in then political scenario. लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक पॉलिटिकल सिनेरियो में। In 1903, Gandhiji founded a law firm in Johannesburg and stayed there till 1910. Next, Gandhiji applied the principle of trusteeship in his law firm. Gandhiji believed that the economy of each country should be determined after keeping into consideration the, यानी कि गांधी जी मानते थे, उनका बिलीव था कि जो इकोनॉमी है कंट्री की वो कैसे डिटरमाइन होगी? जब हम कीपिंग यानी कि उन पर नजर रखेंगे आफ्टर कीपिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट, लैंड, nature of residence of that country. This economy is totally opposed to exploitation, whether done by one group to the other group of a country or exploitation of a country by another country. Gandhiji wanted to establish such a system in which a person with his fundamental efforts in a free environment can choose to work and perform लेबर। यानी कि गांधी जी एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करना चाहते थे जिसमें जो एक पर्सन है उसमें उसको क्या मिले? विद हिज फंडामेंटल एफर्ट्स इन अ फ्री एनवायरनमेंट, वो उनके जो फंडामेंटल एफर्ट्स हैं वो इजीली लगा सके, उनको एक फ्री एनवायरनमेंट मिल सके और वहां पर वो अपने वर्क को भी चूज कर सके। For this, he wanted the revival of Indian goods industry so that there is enough food to feed all and no one suffer from hunger. So इसकी वजह से क्या होगा? सबको प्रॉपर खाना मिलेगा और हमें जो हंगर से जो इंसान सफर कर रहे हैं वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, Gandhiji emphasized on the importance of cottage industry like making jaggery, threshing grass, extracting oil, paper making, leather works, etc. With this, Gandhiji believed that poor and exploited will have same social and economic importance. On 30th January 1948, नथुराम गॉडसे शूट गांधीजी। गांधीजी को नथुराम गॉडसे ने शूट कर दिया था। कब? 30 जनवरी 1948 में। ऑन हिज डेथ, नेहरू जी सेड, उनकी डेथ पर नेहरू जी ने कहा था, द लाइट ऑफ आवर लाइफ इज गॉन, जो लाइट थी हमारी लाइफ की वो चली गई है।
We are now surrendered by darkness from all sides. I am unable to figure out what to say and how to say. अब मैं अनेबल हूँ फिगर आउट करने के लिए कि क्या मैं कहूँ और कैसे मैं कहूँ. फादर ऑफ नेशन whom we said बापू लविंग इज नो मोर. यानी कि जो फादर ऑफ नेशन है जिसे हम बापू कहते हैं अब वो नहीं रहे हैं. ये किसने कहा था? नेहरू जी ने कहा था. सो जो हमारा गांधी एरा है और जो उनके अर्ली मूवमेंट है उनको हमने कवर कर लिया है. अब हम करेंगे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया हो और इजी लगा हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर जरूर बताना. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड. इनमें से कौन से कॉलेजेस में गांधी जी पढ़े थे? फर्स्ट, समलदास कॉलेज भावनगर. सेकंड, हेमेंद्र श्रीनिजी कॉलेज राजकोट. या सी, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद. या डी, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़. या ई, नन ऑफ द अबव. या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव. सो जो क्वेश्चन है आपका ये पीपीएससी प्री में भी आया था. अब आप देख सकते हो कि आपका जो लेवल है वो कितना इंक्रीज हो गया है. और ये मत सोचना कि आपका लेवल इतना इंक्रीज हो रहा है और जो डी प्लस बी है वो इससे नीचे लेवल के क्वेश्चन पूछता है. नहीं, अब जो आपका आयोग है वो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है. आप डी प्लस बी के लास्ट ईयर के जो अभी रिसेंट में 2025 में जो एग्जाम हुए हैं उनको देखना और इनके एग्जाम देखना प्री वाले. आपको इनका लेवल सेम मिलेगा. सो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको अपना लेवल इंक्रीज करते हुए चलना है. हमें डी प्लस बी के पिछले वाले लेवल पर नहीं रहना है. और अगर आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है तो मेरे जो इस चैनल को लेट्स ग्रो को सब्सक्राइब कर ले. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामलदास कॉलेज भावनगर. Next, question number 2. With reference to the British colonial rule in India, consider the following statement. First, Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of the system of interned labor. या second, in Lord Chelmsford War Conference, Mahatma Gandhi did not support the resolution on recruiting Indians for World War. या third, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegally by colonial rulers. Which of these statements given above are correct? Option A, first and second statement only. या second, first and third only. या C, second and third only. या D, first, second and third only. जो ये क्वेश्चन है आपका ये भी आईएएस प्री 2019 में आया था. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, जो कि मैंने आपको अभी इनके बारे में बताया भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट, use of passive resistance to achieve Indian independence. Yes, B, desire to establish an Islamic nation. या C, opposition to Hindus holding political office. या D, encouragement of violence to end British rule. देखो उन्होंने कभी violence के लिए तो कहा ही नहीं और उनका हिंदू और मुस्लिम से भी ऐसा कोई वो पर्टिकुलरली उनकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी इन पर भी. सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. आप ऐसे अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे ना, जब भी आप इजीली अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हो. बस आपको अपने क्वेश्चन को देन अपने ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है. आप उससे राइट आंसर तक इजीली जा सकते हो. अब देख लो, अगर आपको इसका राइट आंसर भी नहीं पता था फिर भी हमने इन ऑप्शंस को एलिमिनेट किया कि ये तो हो ही नहीं सकते. सो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही बचा है और ये इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What is the correct chronological sequence of the following event in the political life of Mahatma Gandhi? First, चंपारण सत्याग्रह. सेकंड, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. थर्ड, खेड़ा सत्याग्रह. और फोर्थ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट.
सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि हमने पढ़ा था बिहार में हुआ था। उसके बाद में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और लास्ट में हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन, या फिर जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बोलते हैं। और मुझे कमेंट में आप बताओगे कि ये कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, indigo cultivation in India declined by the beginning of 20th century because of peasants' resistance to the oppressive conduct of planters. या second, it unprofitability in the world market because of new invention. या C, national leaders opposition to the cultivation of indigo. या option number D, government control over the land. सो क्वेश्चन नंबर 5th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 6th, arrange the following events in correct chronological sequence using the code given below. First, सत्याग्रह against the Royal Act. Second, चंपारण सत्याग्रह. थर्ड, खेड़ा. और फोर्थ, अहमदाबाद. सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सबसे पहले हमारा चंपारण हुआ था, उसके बाद में खेड़ा हुआ, उसके बाद में हमारा अहमदाबाद हुआ था, जो कि हुआ था 1917 में। उसके बाद हमारा खेड़ा पीसन स्ट्रगल हुआ था, जो कि हुआ था 1918 में। उसके बाद हमारा 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह। सो चंपारण में क्या हुआ था, जो इंडिगो की जो कल्टीवेशन हो रही थी उसके खिलाफ हुआ था। अहमदाबाद में क्या हुआ था, जो ओनर थे और जो लेबर थी उनके बीच में डिस्प्यूट था, किसके लिए, कंपनसेशन के लिए, और वो भी प्लेग बोनस के लिए। और जो खेड़ा था, खेड़ा में क्या हुआ था, जो फार्मर्स थे उनकी जो क्रॉप थी वो खराब हो गई थी, और जो गवर्नमेंट थी वो फिर भी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। और जो सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट था, ये एक काला कानून आया था जिसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, which one of the following is a very significant aspect of the Champaran Satyagraha? Option A, active all Indian participation of lawyers, students and women in the national movement. या B, active involvement of Dalit and tribal communities of Indian in the national movement. या C, join, joining of peasants unrest to Indian national movement. या D, drastic decrease in the cultivation of plantation crops and commercial crop. So क्वेश्चन नंबर 7th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट्स अनरेस्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो इसका आंसर हमने कितनी इजीली बता दिया, और जो ये क्वेश्चन था ये आपके IAS 2018 में प्री में पूछा गया था। सो अब आपका लेवल आई होप इंक्रीज हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, which of the following statement about Mahatma Gandhi are true? First, he received his early education in Rajkot. Second, he married Kasturba at the age of 13. Yeah, third, he studied law at the Inner Temple, London. Yeah, fourth, he was most influenced by Ruskin book Unto the Last. Select the correct answer from the code given below. सो इसका तो आंसर आई होप सभी को पता होगा, क्योंकि ये जो सभी पॉइंट्स थे ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी करे थे और बताया भी था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपसे ये स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती है। सो ये सभी की सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी said that some of his deepest convictions were reflected in a book titled Unto the Last, and the book transformed his life. What was the message from the book that transformed Mahatma Gandhi? देख लो, पूछ लिया ना। अब मैंने आपको बताया था कि Unto the Last ये गांधी जी ने इसके बारे में अपनी बायोग्राफी में मेंशन किया है और बताया है कि इस बुक ने क्या किया, उनकी लाइफ को चेंज कर दिया।
अब मुझे कमेंट में बताना कि इसके राइटर कौन थे। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट, uplifting the oppressed and poor in the moral responsibility of an educated man. B. The good of individual is contained in the good of all. C. The life of celibacy and spiritual pursuit is essential for noble life. या option D. All the statement A, B, C are correct in the context. So question number 9 का right answer होगा option number B. The good of individual is contained in the good of all. ये मैंने आपको बताया भी था और स्पेशली ये लाइन मेंशन भी थी हमारे नोट्स में। गांधी जी ने भी इस लाइन को मेंशन किया अपनी बायोग्राफी में। उनका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10. In the context of Indian history, which of the following statement is or are correct regarding Vikom Satyagraha? First, it was a satyagraha against untouchability and caste discrimination. Yes, second, Mahatma Gandhi participated in the satyagraha. Select the correct answer using the code given below. So codes आपके ये हैं. So question number 10 का right answer होगा both first and second statement are correct. और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2021 में. So thank you for watching. Hope this video help you understand Gandhi and his early movements. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, उसके साथ में सब्सक्राइब कर दें लेट्स ग्रो को और प्रेस द बेल आइकन जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट योर डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।